हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, जिसमें हम आज आप लोग को सामाजिक विज्ञान से जुड़े अति लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर देंगे। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में मैं 15 से 20 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को दूंगा, जो कि परीक्षा में आने का 100% संभावना है। यदि आप 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या फिर जिसे दक्षेस या फिर सार्क भी कहते हैं, मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को दक्षेस या फिर सार्क भी कहते हैं। जहाँ पर यदि आप सार्क का फुल फॉर्म देखेंगे, और कई बार पूछ भी लेता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षेस कहे या फिर सार्क कहे, ये दोनों बात एक ही है। यदि आप इसकी स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को हुई। स्थापना कहाँ पर हुई, तो स्थापना बांग्लादेश में हुई। इसका स्थापना स्थल यदि देखेंगे तो स्थापना स्थल कहाँ पर है, बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई। स्थापना कब हुई, 1985 ईस्वी को हुई। यदि आप इसका मुख्यालय देखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नेपाल में है। नेपाल में यदि एग्जैक्ट प्लेस का नाम पूछे तो काठमांडू है। काठमांडू में इसका मुख्यालय है, किसका, सार्क का या फिर दक्षेस का। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, ये 8 देशों का संगठन है। 8 देशों का ये संगठन है। जैसे आपका 8 देश में भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 8 देशों का आपका ये संगठन है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि जितने भी देश हैं, इन देशों के बीच मित्रता, भाईचारा और विश्वास की भावना को बढ़ाना। और इसका और काम होता है कि इन देशों के मध्य जितने भी, जैसे आर्थिक समस्याएं हो गई, गरीबी हो गई, भूखमरी हो गई, अशिक्षा हो गया, इनको कम करना और इस देशों के मध्य शांति बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना आदि सभी का उद्देश्य है। इसका यही उद्देश्य है कि जितने भी देश का ये संगठन है, इसका एक ही उद्देश्य है कि उन देशों के मध्य मित्रता, भाईचारा और विश्वास की भावना को ध्यान रखना, और शिक्षा को बढ़ावा देना, अशिक्षा को कम करना, आर्थिक समस्याएं को देखना। तो ये इन सब का क्या है, मतलब सार्क का ये सब उद्देश्य है। सार्क का उद्देश्य यही है। ये 8 देशों का संगठन है, इस बात को ध्यान देना है। 8 देश यहाँ पर हम लिख दिए, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही सार्क की स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी, 1985 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय कहाँ पर है, आपका मुख्यालय है नेपाल, काठमांडू नामक जगह पर। आज का अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए, अंगों का नाम लिखिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका आता है, वैसे हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कहे दोस्तों, या फिर आपको यूएनओ कहे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दोस्तों इसके बहुत सारी इसी के अंतर्गत एजेंसियां आती हैं। जैसे आगे हम बताएंगे WHO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब WTO क्या होता है, यूनेस्को क्या होता है, जो किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को विश्व विरासत या फिर विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है यूनेस्को। तो यूनेस्को हो गया, ये हो गया, और WTO हो गया, ये इसका एजेंसी है, यूएनओ का एजेंसी है। तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। जो कि यदि इसकी आप स्थापना देखेंगे तो इसकी स्थापना के बारे में मैं पिछले क्लास में सब अच्छे से बता दिया हूँ। तो यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके 6 सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर 3 पूछा है, तो यहाँ पर 3 हम लिख दिए हैं। पहला आपका आता है महासभा, दूसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा आपका आता है सुरक्षा परिषद। पहला आता है महासभा, दूसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा आपका आता है सुरक्षा
परिषद। तो यहाँ पर 3 पूछा था, तो 3 हम आप लोग को बता दिए। अब ध्यान दीजिए महासभा का काम क्या होता है। तो महासभा को अन्य किस नामों से जाना जाता है दोस्तों? तो महासभा को विचार या फिर विमर्श का भी सभा माना जाता है, मतलब विचार विमर्श करने वाला सभा है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, जितने भी स्वास्थ्य हैं इन सभी मुद्दों पर काम करना, शिक्षा पर काम करना, ये इसका एक ही मतलब होता है। इसका एक ही उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना और शिक्षा पर काम करना और स्वास्थ्य पर काम करना, इसका एक ही काम होता है महासभा का। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आप देखेंगे दोस्तों, तो आर्थिक समस्याओं को देखना और जितने भी विश्व धरोहर स्थल होते हैं उन सभी को विश्व विरासत में घोषित करना, ये इसका काम होता है आर्थिक एवं सामाजिक। सुरक्षा परिषद का एक ही काम होता है कि सुरक्षा बनाए रखना, विश्व में शांति बनाए रखना, ये सुरक्षा परिषद का काम होता है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, विकसित देशों के नाम लिखिए, विकसित देशों के नाम लिखिए और उनकी 3 विशेषताएं बताइए, और उनकी 3 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों विकसित देश के बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता दिया हूं कि कितने विकसित देश हैं और विकसित देश क्या होते हैं, विकासशील देश क्या होते हैं, इन सभी के बारे में पिछले लेक्चर में मैं बता दिया हूं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ विकसित देशों का नाम लिखा हूँ। जैसे विकसित देश में आपका आता है फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। अमेरिका में आप जाएंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, इस बात को ध्यान देना है। ये 4-5 देश हैं जो विकसित हैं, और बहुत देश हैं, जैसे आपका आइसलैंड हो गया और जर्मनी यहाँ पर है। तो ऐसे करके बहुत देश हैं जो विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, विकसित देश और विकासशील देश में अंतर होता है। विकसित देश वे होते हैं जो पहले से विकसित, अपने आप को विकसित श्रेणी में घोषित कर लिए हैं, और विकासशील क्या होती है, जो अभी विकास कर रहे हैं, आगे भविष्य में विकसित हो जाएंगे, वही आपका होता है विकासशील। तो इस बात को ध्यान दीजिए, और भारत विकासशील देश है, न कि विकसित, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये सब ध्यान दीजिए, ये सब जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका, ये सब विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। और ये देश आर्थिक, तकनीकी और आपका औद्योगिक और शैक्षणिक रूप से विकसित देश माने जाते हैं। मतलब ये औद्योगिक और आर्थिक, तकनीकी और शैक्षणिक रूप से विकसित देश माने जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना, इसकी 3 विशेषता यही है कि ये देश आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक और शैक्षणिक रूप से ये काफ़ी विकसित माने जाते हैं। तो इसकी ये विशेषताएं हैं, इस बात को ध्यान देना। कहने का मतलब, इस देश में जितने भी तकनीकी विकसित हो रहे हैं, तो उन तकनीकों को विकसित करना और आगे उन तकनीकों के द्वारा जो भविष्य में जो परिणाम आएगा, उस परिणाम को झेल लेना, मतलब उस परिणाम को झेल सकते हैं, इसीलिए उनको विकसित देश के श्रेणी में रखा गया है। तो इतना आप लोग को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है, फ्रांस के क्रांति के कारण थे और उनमें से किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों हम सभी को पता है, कक्षा 9 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और ये वीडियो कक्षा 9th वालों को भी लिए है जी। चाहे आप 9th में है, चाहे 10th में है, चाहे 11th 12th, चाहे जिसमें है, यदि आपका बैकग्राउंड आर्ट है, आर्ट कहने का मतलब यदि आप इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप 9th में हैं, चाहे 10th में हैं, चाहे 11th 12th, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये तो प्रश्न कन्फर्म 100% आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। तो यहाँ पर देखिए कि फ्रांस की क्रांति के कारण बताइए। तो फ्रांस की क्रांति हम आपको बता दिए, हम सभी को पता है फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी, जो कि सबसे फेमस क्वेश्चन है। परीक्षा में न जाने कितनी बार ये पूछा है, ये तो हमें भी नहीं याद है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। इसके कारण क्या थे दोस्तों? इसमें पहला कारण आता है सामाजिक असमानता, मतलब इनमें जो सामाजिक असमानता थी, मतलब इनमें जो समाज थे वो 3 वर्गों में बटे हुए थे। पहला तो आपका पादरी वर्ग था, दूसरा आपका था
सामान्य जनता था, तीसरा आपका था सामंत वर्ग। तो 3 वर्गों में बटा था। पहला तो आपका यही सामाजिक असमानता। दूसरा इसमें आता है राजनीतिक कारण, जिसमें आप सुने होंगे कि वहाँ का शासक लुई 16वां जो कि निरंकुश शासक था, जिस पर कोई अंकुश नहीं था, वो जनता की प्रॉब्लम को इग्नोर करता था। तो जाहिर सी बात है, यदि आप जनता की प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे तो कन्फर्म क्रांति तो कन्फर्म होगा। क्रांति तो कन्फर्म होगा। क्रांति का मतलब होता है दोस्तों आंदोलन या फिर एकाएक परिवर्तन, ये क्रांति का मतलब होता है। तो वहाँ का राजा जो लुई 16वां था, वो जो है जनता की प्रॉब्लम को इग्नोर करता था, नज़रअंदाज कर देता था, इसीलिए वहाँ पर क्रांति हुआ था। अगला कारण आता है आर्थिक संकट। तो ये 3 कारण हैं जो कि आप लोग को अच्छे से याद करके रखना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757, एग्जैक्ट टाइम देखेंगे तो 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज शासक रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। जिसमें यदि आप विजयी देखेंगे तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। और वैसे बताऊं दोस्तों तो यह युद्ध एक धोखे से जीता गया युद्ध था। मतलब यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव जीता था, ये एक धोखे से जीता गया था, जिसमें सिराजुद्दौला के अपने ही लोग गद्दार निकल जाते हैं। ये युद्ध क्या था, इसकी कहानी आप सुनिए दोस्तों। ये युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ये युद्ध हुआ कहाँ था? ये युद्ध हुआ था इस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। और ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपका बंगाल में। इस बात को ध्यान दीजिए, युद्ध बंगाल में हुआ था, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ध्यान दीजिए, युद्ध किन के मध्य हुआ? तो अंग्रेज की तरफ से जो था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और जो कलकत्ता यानी बंगाल की तरफ से था, वो बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि 2 लोगों के मध्य युद्ध हो रहा है। तो युद्ध करेगा कौन? तो जाहिर सी बात है कि सैनिक करेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अंग्रेज की तरफ से कितने सैनिक थे और सिराजुद्दौला की तरफ से कितने सैनिक थे? तो मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज की तरफ से मात्र 300 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? मात्र 300 सैनिक अंग्रेज की तरफ से थे। और यदि देखेंगे सिराजुद्दौला की तरफ से तो 18,000 सैनिक सिराजुद्दौला की तरफ से थे। अब यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से 300 सैनिक थे और सिराजुद्दौला की तरफ से 18,000 सैनिक थे। तब भी क्यों यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, इस बात को आप समझिए दोस्तों। यहाँ पर जो सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा सेनापति होता है, उसका नाम होता है मीर जाफर, जो कि मीर जाफर गद्दार निकल जाता है। इसकी वजह से इनका हार होता है। ध्यान दीजिए इसकी कहानी क्या है। जब ये लड़ाई शुरू होने से पहले सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव लेटर लिखा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और लेटर में क्या लिखा? लेटर में लिखा कि हमें कुछ सैनिक की ज़रूरत है, आप लोग कुछ सैनिक दीजिए, हम यहाँ पर लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेटर लिखा और लेटर लिखा, फिर वहाँ से जवाब क्या आया कि आप युद्ध को करिए, चाहे आपके पास 200-300 जितना भी सैनिक हैं, आप युद्ध को करिए, हम सैनिक नहीं दे सकते। क्योंकि उस टाइम दोस्तों 1757 में हुआ क्या था, उस टाइम जितने भी इंग्लैंड के सैनिक थे, वो सैनिक फ्रांस के खिलाफ नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट
को मार मार कर उन लोगों को छक्का छोड़ा दिया था। तो जब वो सब लड़ाई वहाँ पर लड़ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों के सैनिक वहाँ मारे गए थे, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा मारे गए थे। तो वहाँ सैनिक की कमी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के पास 300 सैनिक थे। जब वो वहाँ कहा तो सीधा मना कर दिया, सैनिक नहीं मिलेगा, आप लड़ाई लड़िए या नहीं लड़िए। तो हुआ क्या दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान था, ये कैसे को समझे, बहुत चालाक था। ये जो है अपने 2 आर्मी के सैनिकों को भेजा, और भेजना कहाँ पर भेजा, सिराजुद्दौला के आर्मी के पास भेजा और कहा कि पता करो कि इसके सैनिकों में मतलब कोई ऐसा है जो रिश्वत लेकर काम करें। तो इन लोग पता किए और पता करने के बाद पता चला कि मीर जाफर नाम का व्यक्ति है, जिसे यदि रिश्वत आप दोगे तो वो जो है आपकी जीत करा देगा। तो हुआ क्या, मीर जाफर के बारे में हम बताएं तो मीर जाफर काफ़ी ज़्यादा ये लालची व्यक्ति था। ये काफ़ी ज़्यादा लालची व्यक्ति था और इसे हमेशा एक सपना देखता रहता था कि मैं किसी दिन बंगाल का नवाब बनूंगा, और यही सपना वो दिन रात देखता था। तो हुआ क्या दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव इसको मीर जाफर को बुलाया और कहा कि मीर जाफर, आप तो सेना के सबसे बड़े मंत्री हो, सेना का हैंडल आप ही करते हो। और ये जो मीर जाफर है ये सिराजुद्दौला के सेना का जो कमांडर होता है, ऐसे समझिए जो सेना के सैनिकों को सेना को देख रेख करता है, वो आपका मीर जाफर ही था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि आप सेना का देख रेख आप ही करते हो, तो आपको करना क्या है, आपको हम गद्दी दे देंगे, बंगाल का नवाब आपको बना देंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा। तो उन्होंने कहा कि क्या काम करना होगा। तो तब जाके रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसे युद्ध शुरू हो तो युद्ध शुरू होते वक्त आपको करना क्या है कि आप अपने सैनिकों को आदेश ही मत दीजिएगा लड़ाई लड़ने के लिए। और दोस्तों ये युद्ध जब 23 जून 1757 को शुरू हुआ तो मात्र 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर ही ये 60,000 सैनिक 300 सैनिकों के सामने सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीर जाफर इन सैनिकों को आज्ञा ही नहीं दिया लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए यहाँ 18,000 सैनिक मात्र 300 सैनिकों के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और इसीलिए यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और बताएं, ये 18,000 सैनिकों को लेकर ये रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता के फोर्ट विलियम एक जगह है वहाँ पर लेकर जाता है। 10 दिन तक तो भूखे रखता है, और भूखे रखने के बाद 11वें दिन इन लोगों की हत्या करा देता है। और यहाँ जो बंगाल का शासक है सिराजुद्दौला या नवाब है बंगाल का, इसको जो है लेकर जाता है मुर्शिदाबाद, जो उस टाइम बंगाल का नवाब बंगाल की राजधानी हुआ करता था। इसको लेकर जाता है मुर्शिदाबाद और इसकी भी हत्या कर देता है मीर जाफर की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि मीर जाफर काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर चाल चला और जो कि गद्दार निकल गया। इसी की वजह से सिराजुद्दौला युद्ध में मारा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का नाम लिखिए। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का नाम लिखिए। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, निर्यात और आयात को लेकर काफ़ी लोग अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते कि आयात किसे कहते हैं और निर्यात कैसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आयात को यदि आप अंग्रेजी में देखेंगे तो आयात को अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं, और निर्यात को अंग्रेजी में देखेंगे तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आयात किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, आयात का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश का सामान अपने देश में मंगाना, ये आयात कहलाता है। निर्यात क्या होता है, अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में सेल करना, किसी दूसरे देश में बेचना, वही क्या होता है आपका निर्यात। तो आई थिंक आप लोग आयात और निर्यात को समझ गए। तो देखिए कह रहा है कि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का नाम बताइए। तो भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में आता है आभूषण, हीरा और आभूषण, कपड़ा और परिधान, आगे आता है मसाला, चाय, कॉफ़ी, चमड़े के सामान, पेट्रोलियम। मतलब इतना चीज़ है जो भारत निर्यात करता है, किसी दूसरे देश में बेचता है, सेल करता है। क्या क्या, पेट्रोलियम हो गया आपका, चमड़ा का सामान हो गया, चाय और कॉफ़ी हो गया, मसाला हो गया आपका,
कपड़ा और परिधान हो गया, हीरा और आभूषण। तो आई थिंक आप लोग समझ गए हैं कि भारत से निर्यात होने वाले वस्तु कितने हैं। अगले नंबर पर प्रश्न आता है कि भारत के 4 राज्यों का नाम लिखिए जहां विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों स्थित है। भारत के 4 राज्यों का नाम लिखिए जहां विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों स्थित है। और दोस्तों बताऊं तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के 4 राज्यों का नाम बताइए जहां विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों स्थित है। तो इसमें आता है आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये 6 प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है पंचशील के 3 सिद्धांत लिखिए। पंचशील के 3 सिद्धांत लिखिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि पंचशील होता क्या है। पंचशील, भाई पंचशील क्या होता है? तो पंचशील एक समझौता है जो कि ये समझौता चीन और भारत के मध्य हुआ था। तो पंचशील क्या है? पंचशील एक समझौता है जो कि ये चीन और भारत के मध्य हुआ था, जो 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ था। जो 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ था। तो इस बात को आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। और दोस्तों ये समझौता क्या था? इस समझौता में क्या क्या कहा गया था? इसमें बताया था संप्रभुता का सम्मान करना। संप्रभुता का सम्मान करना मतलब, संप्रभुता का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे हम संप्रभु हैं, वैसे हमारे यदि भारतीय संविधान के आप प्रस्तावना में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व, संप्रभु का मतलब क्या होता है कि अपना निर्णय हम ले सकते हैं, अपने देश का निर्णय हम ले सकते हैं, हमारे देश का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना हो, उसी का मतलब होता है संप्रभुता। तो संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना और समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर संबंध। तो इस बात को आप समझिए कि पंचशील क्या है? एक समझौता है 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ था, जिसमें 5 सिद्धांत बताया गया था। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 3 पूछा था, 3 हम लिख दिए। संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, समानता और पारस्परिक संबंध, पारस्परिक लाभ के आधार पर संबंध। तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो डियर स्टूडेंट, विदेशी व्यापार से मतलब होता है कि जो विदेश में व्यापार हो, मतलब जो 2 देशों के मध्य व्यापार हो, जैसे अमेरिका भारत हो गया और भारत और रसिया हो गया, रूस हो गया, भारत और इंग्लैंड हो गया, भारत म्यांमार हो गया। मतलब जो 2 देशों के मध्य व्यापार होता है उसी को कहते हैं विदेशी व्यापार। और देशी व्यापार क्या होता है? देशी व्यापार मतलब जो अपने देश के अंदर ही व्यापार होता है उसे देशी व्यापार कहते हैं। तो विदेशी व्यापार मतलब एक देश का दूसरे देश से सामान खरीदना। अच्छा, सामान खरीदना क्या होता है दोस्तों? आयात, इंपोर्ट। सामान खरीदना, किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान को लेकर आना या फिर खरीदना, तो क्या होता है आपका आयात, जिसे इंपोर्ट कहते हैं। और सामान बेचना, सेल करना, ये आपका क्या होता है? निर्यात, जिसे अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहते हैं। तो विदेशी व्यापार क्या होता है? मतलब एक देश का दूसरे देश से सामान खरीदना और सामान बेचना, यही क्या होता है? विदेशी व्यापार। तो इस बात को ध्यान रखिए। और हर साल लगभग लिया जाता है कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? तो 2 देशों के मध्य हुए व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भारत और अमेरिका का व्यापार, भारत और म्यांमार का व्यापार, भारत और रसिया का व्यापार। तो इस बात को अच्छे से आप लोग को ध्यान में रखना है। अगले नंबर पर प्रश्न आता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए या फिर 3 कामों को लिखिए। तो सबसे पहले समझिए कि RBI की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। RBI की स्थापना 1934 ईस्वी को हुई थी। इस बात को ध्यान दीजिए। RBI का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है मुद्रा जारी करना। पहला कार्य होता है मुद्रा जारी करना। दूसरा कार्य होता है बैंकों का नियंत्रण करना। मतलब RBI सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को। मतलब ये सभी बैंक
को कंट्रोल में रख सकता है, सभी बैंक के ऊपर इसका अधिकार चलता है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, बैंकों का नियंत्रण या फिर बैंकों पे नियंत्रण या बैंकों की देखरेख करना, ये आरबीआई का काम होता है। अगला आता है इसका कार्य मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, तो इस बात को ध्यान देना है, मौद्रिक नीति। जैसे यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर या 1 रुपए के सिक्कों को छोड़कर बाकी जितने भी रुपए जारी किए जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। और 1 रुपए का कौन जारी करता है, तो कि अगले लेक्चर में हम सब बता चुके हैं। अगले नंबर पर प्रश्न आता है, भारत के किन्हीं 2 तांबा उत्पादक राज्यों का या फिर प्रदेशों का नाम लिखिए। मतलब भारत के 2 राज्य का नाम ऐसा बताइए जिनमें तांबा उत्पादक हो रहा हो। तो इसमें आता है झारखंड और अगला आता है मध्य प्रदेश। 2 राज्य हैं, 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें तांबा उत्पादक है। तो 2 राज्य आपका, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, जिनमें तांबा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न आता है, विकासशील देशों के आर्थिक विकास की 6 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो आपको बता दिए विकासशील देश क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री जो विकास कर रहे हैं उसी को विकासशील देश कहा जाता है। तो इसके 6 समस्याएं क्या है, पहला है गरीबी, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है जनसंख्या, चौथा है शिक्षा और तकनीकी का पीछा होना, और 5वां है आपका पूंजी की कमी, और 6ठा है आपका प्रशासनिक अक्षमता। तो ये आर्थिक विकासशील देशों के आर्थिक विकास की 6 समस्याएं कौन कौन से हैं, पहला है गरीबी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा जनसंख्या, चौथा शिक्षा और तकनीकी का पीछा होना, और 5वां आता है आपका पूंजी की कमी, 6वां आपका आता है प्रशासनिक अक्षमता। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज कब और किसने किया था। अमेरिका का खोज कब और किसने किया था, तो ध्यान दीजिए, अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, और कब किया था, 12 अक्टूबर 1942 ईस्वी को अमेरिका का खोज किया था। तो अमेरिका का खोज किसने किया था, अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, 12 अक्टूबर 1942 ईस्वी को किया था। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, हालांकि बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस के, तो यह इटली का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का निवासी था, लेकिन ये कोलंबस जो था इटली का निवासी था, लेकिन ये अमेरिका का खोज किया था वो स्पेन के राजा के सहयोग से खोज किया था। स्पेन के राजा के सहयोग से ये अमेरिका का खोज किया था। तो कभी कभार पूछता भी है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो इस बात को ध्यान दीजिए, इटली का वो निवासी था, और खोज किसके सहयोग से किया था, तो स्पेन के राजा से। तो ऑप्शन में स्पेन भी दिया रहता है, तो स्पेन आप लोग को नहीं लगाना है, आप लोग को लगाना है इटली का निवासी था क्रिस्टोफर कोलंबस। और कुछ किताब में उसका नाम केवल कोलंबस मिलता है, कुछ किताब में मिलता है क्रिस्टोफर कोलंबस, तो उसका पूरा नाम क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए या फिर 4 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं कौन कौन से हैं, पहला लिखित संविधान। एक चीज बताएं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें इसमें सभी नियम कानून सब लिखे हैं, आपके अधिकार लिखे हैं, आपके कर्तव्य लिखा गया, आपके मौलिक अधिकार सभी लिखा गया है। अगला आता है संघीय शासन प्रणाली। इसमें संघीय शासन प्रणाली कहने का मतलब जिसमें 2 सरकार होंगे, केंद्र और राज्य। तो इस बात को ध्यान दीजिए। और इसमें आता है मौलिक अधिकार, मतलब आपके मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। और चौथा आता है आपका नागरिकता। तो इसकी 4 विशेषताएं हैं जो कि आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, भारत के किन 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। तो ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। इन 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और पूछेगा टोटल मिलाकर कितना लगती है, तो 3323 किलोमीटर पूरा लगती है। मतलब 4 राज्यों की सीमा मिलाकर पाकिस्तान से कितने किलोमीटर तक लगती है, तो 3323 किलोमीटर पूरा का पूरा लगता है।
अगला प्रश्न आता है गुट निरपेक्षता के 3 सिद्धांत लिखिए। तो गुट निरपेक्षता क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए गुट निरपेक्षता ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। ये तब शुरू किया गया था जब शीत युद्ध की स्टार्टिंग होती है 1946 से 1991 तक। ये हम सभी लोग जानते हैं कि शीत युद्ध का दौर रहा। इस दौर में वह एक अलग ही दुनिया बसाते हैं। कहने का मतलब गुट निरपेक्ष होने का मतलब न तो अमेरिका के पक्ष में रहेंगे न तो रसिया के पक्ष में रहेंगे, उनका अलग ही गुट होगा। न तो अमेरिका के गुट में रहेंगे न रसिया के गुट में रहेंगे, उन्होंने कहा हमारा अलग ही गुट होगा। तो उसको कहा गया गुट निरपेक्षता। इसके 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसके सिद्धांत हैं स्वतंत्र विदेश नीति। पहला सिद्धांत है स्वतंत्र विदेश नीति। दूसरा है विवादों को शांतिपूर्ण समाधान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान। यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखे हैं, तो विवादों का मतलब समझ जाइए एक अंतर्राष्ट्रीय समाधान, विवादों का अंतर्राष्ट्रीय समाधान। अगला आता है सभी देशों के साथ मित्रता, सभी देशों के साथ मित्रता। तो इस बात को ध्यान देना है। ये गुट निरपेक्षता के 3 सिद्धांत हैं जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न आता है भारत के 2 कोयला उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। यहाँ पर दोस्तों भारत के 2 होगा, भारतीय के नहीं होगा। तो भारत के 2 कोयला उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। तो पहला आता है झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा आता है मध्य प्रदेश। यहाँ पर 2 पूछा था जो कि हम 4 लिख दिए हैं। तो ये आप लोग याद कर लेना। पहला क्या? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोयला उत्पादन होता है। अगला आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की? तो इस बात को ध्यान दीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी को हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने की। इस बात को ध्यान दीजिए। और पूछेगा इसका संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी थे। तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो हम सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई। क्यों हुई? क्योंकि वहाँ का शासक था लुई 16वां। वो जो है एकदम आत्य कर दिया था, आत्य मचा दिया था, इसीलिए वहाँ पर एक क्रांति हुई। तो इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम यही हुए कि अंत में राजतंत्र की समाप्ति हुई। वहां पर राजा का शासन समाप्त कर दिया गया। तो राजतंत्र की समाप्ति हुई, लोगों के बीच स्वतंत्रता समानता स्थापित हुई और लोकतंत्र का विकास हुआ। तो इस बात को ध्यान में रखना है, लोकतंत्र का विकास हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, यदि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।